से भरे अफ्रीका के कुछ इलाकों पे राज करता था सोलोमन नाम का एक राजा। उसके पास दुनिया भर के हीरे जवाहरात हुआ करते थे। ये सब इतिहास की किताबों में लिखा होता है, जिसे पढ़कर एक ग्रुप उन हीरे जवाहरात की तलाश में वहां जाता है। लेकिन वहां उस खजाने की सुरक्षा कर रहे होते हैं कई सारे अजीब दिखने वाले गोरिल्लाज। राजा सोलोमन ने कुछ गोरिल्लाज को पाला था और आज भी उन गोरिल्लाज के आगे की पुश्तें उस खजाने की सुरक्षा कर रही हैं। ऐसे में आगे क्या होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। 1995 में रिलीज हुई कॉन्गो नाम की मूवी। तो कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े देश कॉन्गो के जंगलों को दिखाया जाता है। उस जंगल से कुछ दूर पर एक गाँव है जहाँ 4 जीप्स तेजी से आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ गोरे होते हैं जो पहाड़ को पार करके जंगल में पहुंचते हैं और वहाँ पे एक जगह कैंप लगाकर कुछ टूल्स तैयार कर रहे होते हैं। और तब स्पेस में एक सैटेलाइट को दिखाते हैं, जिसके जरिए ये लोग अमेरिका में टेक्सास की एक प्राइवेट कंपनी को मैसेज करते हैं, जिसका नाम है ट्रेविकॉम। उस मैसेज को रिसीव करती है कैरन, जो कि पहले CIA में काम कर चुकी है। वैसे चार्ल्स नाम का बंदा कैरन का फियोंसे था, जो कि एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए कॉन्गो के जंगलों में अपनी टीम के साथ गया हुआ है। मैसेज देखकर बड़ी खुश होती है कैरन। लगता है इनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी दोनों में प्यार है। चार्ल्स उसे वीडियो कॉल करता है तो वो पूछती है, क्या तुमने उस ज्वालामुखी पर्वत का पता लगा लिया है? और तब अचानक वो जगह हिलने लगती है और कैरन डर जाती है। चार्ल्स कहता है कि डरने की बात नहीं है, ये ज्वालामुखी पर्वत अक्सर इस तरह के शॉक देता रहता है। कहकर वो कैरन को एक ब्लू डायमंड दिखाता है, जो कि उसे उस ज्वालामुखी पर्वत के पास मिला था। उसे वो एक लेजर गन जैसे डिवाइस में लोड करके एक पौधे को शूट करता है तो उसमें आग लग जाती है। दुनिया में पहली बार इस तरह का लेजर गन इन्होंने बनाया होता है। चार्ल्स और उसकी टीम को ये डायमंड एक नदी में मिला था। चार्ल्स का एक साथी उस नदी को फॉलो करके गया होता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये नदी जहाँ जाती है वहाँ ऐसे बहुत सारे डायमंड्स होंगे। तो चार्ल्स कहता है वो 1 घंटे में लौट आएगा, उसके बाद मैं तुम्हें फिर कॉल करके ये खुशखबरी दूंगा कि हमें वो डायमंड्स का खजाना मिल गया। कहकर वो कॉल कट कर देता है और तब उसका साथी वापस आकर कहता है कि नदी में कूद जाओ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाता हूँ। दोनों उस नदी में स्विम करके एक पुरातन इमारत के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक छेद होता है। चार्ल्स का साथी तो कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। कहकर वो उस होल के अंदर चला जाता है। आधे घंटे बाद भी वो नहीं लौटता तो चार्ल्स वहीं बैठकर चॉकलेट खाने लगता है। तब दोस्तों उस होल में से कुछ निकलकर चार्ल्स पे गिरता है। ये गधा अंदर से पत्थर क्यों मार रहा है? यही सोचकर चार्ल्स पत्थर को देखता है तो वो पत्थर नहीं, आंख होती है। चार्ल्स तो ये देखने के बाद बिल्कुल कांप उठता है और तभी पीछे कोई आवाज सुनकर वो मुड़ता है तो डर के मारे उसकी पूरी सुसु निकल जाती है। यहाँ से सीधे टेक्सास को दिखाते हैं, जहाँ हीरे मिल जाने की खुशी में ट्रेविकॉम कंपनी का CEO, जिसका नाम ट्रेविस है, वो तुरंत ऑफिस आ जाता है। वैसे ट्रेविस ही चार्ल्स का पिता भी है दोस्तों, और हीरो का पता लगाने के लिए उसने अपने बेटे को इतनी खतरनाक जगह भेजा होता है। लेकिन बहुत देर बाद भी जब चार्ल्स का कोई मैसेज नहीं आता तो ये लोग यहीं से रिमोट के जरिए कॉन्गो के जंगल में चार्ल्स की टीम द्वारा सेट किए गए सारे कैमरास को ऑन कर देते हैं। जब वो कैमरे को दूसरी ओर मोड़ते हैं तो वहाँ कुछ लोग मरे पड़े दिखाई देते हैं और तब अचानक एक रूप आकर कैमरे को तोड़ देता है। यहाँ सभी चौंक जाते हैं, लेकिन ट्रेविस को तो बस खजाने की पड़ी होती है। वो कैसे भी करके उन डायमंड्स को पाना चाहता है। तो वो कैरन से कहता है कि चार्ल्स के लेजर गन में GPS है, उसे ट्रेस करके तुम कॉन्गो के जंगल में जाकर वो डायमंड्स लेकर आओ। पर कैरन गुस्सा हो जाती है कि ये कैसा बाप है जिसे अपने बेटे से ज्यादा डायमंड्स की फिक्र है, बताओ। तो ट्रेविस कहता है कि मैं सिर्फ डायमंड्स के लिए नहीं कर रहा, वहाँ चार्ल्स भी तो है, कम से कम उसे बचाने के लिए तुम्हारा जाना जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ आदमियों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। कैरन कहती है, अगर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि आप अपने आदमियों को किसी और इरादे से वहाँ भेज रहे हैं तो मैं आपका ऐसा नुकसान करवाऊंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी ओर कैलिफोर्निया में एक जूलॉजिकल लैब को दिखाते हैं, जहाँ एमी नाम के एक गोरिल्ला को पाला जा रहा है। वो पेंट कैन में हाथ डालकर उससे उस कमरे में कई पेंटिंग्स बना चुकी होती है। तब वहाँ पे पीटर नाम का लड़का आता है, जिसको देखकर वो तुरंत उससे लिपट जाती है। पीटर ने दोस्तों इसे बचपन से पाला होता है और इसे ह्यूमंस के साथ कुछ हद तक इंटरेक्ट करना भी सिखा दिया है। अगले सीन में पीटर एक स्टेज पे कुछ अमीरों को स्पीच दे रहा होता है और वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को डेमो की तरह पेश करता है, जिससे कि साइन लैंग्वेज को शब्दों में बदला जा सकता है। तब उसका असिस्टेंट एमी के हाथ में एक मशीन फिक्स करके उसे लेकर आ जाता है। पीटर उसे हेलो कहता है तो एमी कोई इशारा करती है, जो कि उस मशीन के जरिए हेलो करके शब्दों में ट्रांसलेट होता है। ऐसे पीटर उससे कई सवाल करता है, जिनका वो जवाब भी देती है। तो ऑडियंस में बैठा एक आदमी जिसका नाम होल का है, उसकी पॉकेट में गोल्ड रिंग होता है जिस पर एक आंख बनी होती है और इसी सिंबल को एमी ने अपने कमरे में पेंट भी किया होता है। तो दोस्तों अगले दिन पीटर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा और अब मैं कॉन्गो जाकर दूसरे गोरिल्लाज से भी इसी तरह कम्युनिकेट करके पता लगाना चाहता हूँ कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। प्रिंसिपल को भी आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पीटर को वहाँ भेजने और इस तरह के रिसर्च पर खर्च करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं होते। तब वहाँ पे हम लोग का आकर कहता है कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगा। वो खुद को रोमानिया का एक बहुत ही रईस आदमी बताता है और कहता है कि इस तरह के नए रिसर्च के लिए मैं कई बार डोनेशन कर चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद पीटर बड़ा खुश होता है और तुरंत घर जाकर अपनी चीजें पैक कर लेता है और एमी और अपने साथी को लेकर होमोल्का के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तब वहाँ पे कैरन आती है और इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ कॉन्गो ले जाइए, इसके अलावा वहाँ जाने के लिए कोई और फ्लाइट भी नहीं है। लेकिन तब फ्लाइट वाले पीटर की चीजें नीचे उतारने लग जाते हैं। होमोल्का पीटर को बताता है कि देखो किसी वजह से मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, इसलिए ये लोग सामान उतार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कैश हो तो दे दो, मैं 2 दिन में अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हारा रोकड़ा लौटा दूंगा। तब कैरन कहती है पैसे मैं दे देती हूँ और फिर कोई रास्ता न पाकर पीटर मान जाता है और आखिर सभी फ्लाइट चढ़कर कॉन्गो के लिए निकल पड़ते हैं। एमी तो पहली बार फ्लाइट में जा रही होती है तो जरा नर्वस होती है और बार बार ठंडा पानी मांगती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, उसे वोडका दिया जाता है और वो नशे में बिल्कुल टल्ली। जब उसे होश आता है तो वो युगांडा पहुंच चुके होते हैं। वहाँ टोनी नाम का एक आदमी इनको रिसीव करता है। लगता है कैरन की मदद के लिए ट्रेविस का भेजा हुआ आदमी यही है। वो सबको अपनी कार में लेकर जाता है, लेकिन तब सामने से गाड़ी आती है जिसमें से मुंडो नाम का एक आदमी उतरता है।
वो बहुत ही कैजुअली टोनी से कहता है कि हमें दूसरे एयरपोर्ट जाना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट की कार में बॉम्ब रखा गया है। और तब अचानक एक कार ब्लास्ट हो जाती है और इसी दौरान वहाँ पे एक ट्रक आता है। अचानक मुंड्रो एक गन निकालकर उस ट्रक ड्राइवर के सर पे रखकर उसे धमकाता है तो वो ट्रक छोड़कर भाग जाता है। फिर ये सभी ट्रक में चढ़कर वहाँ से निकलते हैं। फिर रास्ते में मुंड्रो होमोल्का से कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। होमोल्का कहता है मैं तो दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ ना, तो जरूर कहीं ना कहीं तुमने मुझे देखा होगा। फिर मुंड्रो पीटर से पूछता है कि तुम इस गोरिल्ला का क्या करने जा रहे हो। पीटर कहता है कि मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, यानी कॉन्गो के जंगल में इसको छोड़ने जा रहा हूँ। फिर वो कैरन से पूछता है कि अच्छा तो क्या इसी के बहाने तुम यहाँ ही हो। कैरन इशारा करती है हाँ। तभी पीटर भी पूछता है कि किस बारे में बात कर रहे हो आप। वो लोग भी कहते हैं कि बाद में पता चल जाएगा, फिलहाल तो हमें जल्दी से जल्दी कॉन्गो पहुंचना होगा। जैसे तैसे ये लोग युगांडा के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। वहाँ ये लोग फंस जाते हैं और इन्हें लोकल पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इनको बताया जाता है कि बॉर्डर क्लोज हो चुका है। फिर वो एमी को भी एक अलग पिंजरे में बंद कर देते हैं। कैरन, मुंड्रो और होमोल्का वहाँ के एक मिलिट्री जनरल से मिलते हैं। दिखने में थोड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन करेंसी नोट्स के 2-3 गट्ठे देखकर उसकी नियत बदल जाती है और रोकड़ा लेकर वो इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दे देता है। पर वो होमोल्का से पूछता है कि तुम मेरे देश में क्या कर रहे हो। अब ये लोग चौंक जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तब जनरल बताता है कि तुम लोग इस होमोल्का नाम की चीज से जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा, वरना ये तुम्हारे सारे पैसे उड़ा देगा। फिर सभी पुलिस स्टेशन से निकलकर एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी फ्लाइट खड़ी होती है। इसी के जरिए ये लोग कॉन्गो जाएंगे, लेकिन कॉन्गो और युगांडा के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ये लोग फ्लाइट में अपना सामान लोड कर रहे होते हैं और तभी मुंड्रो होमोल्का से कहता है कि अब मुझे याद आया कि तुम कौन हो। और यहाँ मुंड्रो होमोल्का की बैक हिस्ट्री बताता है कि 5 साल पहले ये कॉन्गो के जंगलों में सोलोमन राजा का कोई पुराना शहर ढूंढने आया और इतनी मुसीबत हो गई कि इसे मैं खुद स्ट्रेचर में उठा कर लाया था। फिर मुंड्रो ये भी कहता है कि उस जंगल में ऐसा कोई पुरातन शहर कभी था ही नहीं। और इस बात पर होमोल्का और मुंड्रो के बीच फिर से बहस हो जाती है और आखिर मुंड्रो उसे आंखें दिखाता है तो होमोल्का चुप हो जाता है। तब टोनी कैरन से कहता है कि काम पूरा हो जाने के बाद जंगल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एयर बलून की जरूरत होगी, जो मैंने इस येलो बॉक्स में रख दिया है। इतना ही नहीं, तुम सबकी सेफ्टी के लिए 11 आदमियों का इंतजाम भी कर लिया है जिनके पास भरपूर वेपन्स होंगे और बाकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम भी मैंने कर दिया। मेरी ड्यूटी खत्म कहकर वो इनको फ्लाइट पे चढ़ाकर चला जाता है। और जब ये लोग जंगल वाले इलाके के ऊपर उड़ रहे होते हैं तो नीचे से गैंग रॉकेट लॉन्चर से फ्लाइट पर सीधा हमला करने वाले होते हैं। ये पड़ोस देश की मिलिट्री है दोस्तों जो इन पर हमला कर रही है। उनके सोल्जर्स एक जीप में फ्लाइट को फॉलो करने लगते हैं और फिर कोई रास्ता न पाकर सबको पैराशूट में नीचे कूदना पड़ जाता है। मुंड्रो तो एमी को अपने साथ बांधकर पैराशूट में नीचे कूद जाता है। पायलट तो इन सबसे पहले कूद चुका था, तो बिना पायलट के फ्लाइट जंगल में गिरकर भस्म हो जाती है और इनकी चीजों को भी पैराशूट से बांधकर नीचे लैंड कर दिया जाता है। फिर ये लोग जंगल में चलने लगते हैं। अब कैरन के पास एक डिवाइस होता है जिस पर वो कुछ देख रही होती है, तो मुंड्रो कहता है कि मुझे भी दो, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैरन कहती है कोई वीडियो गेम थोड़ी है, इसे जीपीएस डिवाइस कहते हैं। मुंड्रो पूछता है तुम किस सिग्नल को ट्रेस करके जा रही हो वैसे, पर कैरन इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर वो एक जगह पे कैंप सेट करने लगते हैं तो कैरन सैटेलाइट के जरिए ट्रेविकॉम को वीडियो कॉल करती है। ट्रेविस बड़ा खुश हो जाता है कि कैरन कॉन्गो के जंगल में पहुंचने में सफल हो गई है और जिस रूप ने चार्ल्स के कैमरे को तोड़ दिया था उसे ट्रेविस ने स्कैन कर लिया होता है और अब वो उसे कैरन को दिखाता है। उसमें एक स्कल दिखता है जो किसी गोरिल्ला का लगता है, लेकिन ट्रेविस कहता है ये कोई नॉर्मल गोरिल्ला नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि कोई अलग स्पीसीज है जिसके बारे में अब तक इंसान जानते ही नहीं, तो तुम सेफ्टी के लिए हमेशा 2 गन अपने पास रखना। इसी बीच एमी खेलते खेलते वहां आ जाती है और गलती से कैरन के डिवाइस को नीचे गिरा देती है और वो टूट जाता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो गोरिल्लास की आवाजें आ जाती है इनको। पीटर और कैरन जाग जाते हैं, लेकिन मुंड्रो आराम से लेटा होता है और आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है आज पूर्णमासी है ना, तो आज के दिन गोरिल्लास मीटिंग में बिजी होते हैं, इसलिए टेंशन मत लो और चुपचाप सो जाओ। अब अगली सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं और खजाने वाले उस ज्वालामुखी पर्वत के पास वाले रेन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। बहुत तेज बारिश होने लगती है, शाम हो जाती है तो वहाँ टेंट लगाकर आराम करते हैं, लेकिन रात भर भारी वर्षा और हवा में 2-3 टेंट्स उड़कर चले गए थे। सुबह होती है तो एमी को बड़ी भूख लगती है और वो खुद एक बॉक्स खोलकर अंदर से केले निकालकर खाने में लग जाती है। इतने में पीटर भागा चलाता है और मुंड्रो से कहता है कि यार मेरे प्राइवेट पार्ट में कोई कीड़ा चिपका हुआ है। कहकर वो अपना ट्राउजर उतार कर दिखाता है तो पता चलता है कि वहाँ जोंक चिपका हुआ है और पीटर का खून चूस रहा है वो। मुंड्रो तुरंत अपनी जलती हुई सिगरेट से जोंक को हटा देता है, लेकिन मुड़ने पे पता चलता है कि कैरन के पीछे एक पेड़ के पास 2 जंगली निवासी खड़े होकर इनको देख रहे होते हैं। तो पीटर मुंड्रो को इशारा करता है तो मुंड्रो उन जंगल वासियों से उन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट करता है। अपनी भाषा सुनकर वो इनके साथ थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं। वो बताते हैं कि इस जंगल में इनके जैसा एक गोरा नजर आया था जिसके शर्ट पे एक सिंबल भी बना था। कहकर वो उस जमीन पे टीसी करके लिखते हैं और इस पर कैरन तुरंत समझ जाती है कि ये तो ट्रेविकॉम का लोगो है, मतलब वो जरूर चार्ल्स ही होगा। तो ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे लेकर चलो। वो भी इनको उस जंगल में लेके जाते हैं जहाँ एक आदमी नीचे पड़ा होता है जिसे ट्राइबल्स घेरे हुए हैं और लगता है कोई कर्मकांड कर रहे हैं। कैरन पूछती है ये लोग कर क्या रहे हैं, तो मुंड्रो बताता है कि इन्हें लगता है कि उस आदमी की आत्मा उसके शरीर से निकल गई है और इसीलिए कर्मकांड करके ये लोग उसकी आत्मा को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैरन तुरंत जाकर देखती है कहीं ये चार्ल्स तो नहीं, लेकिन वो चार्ल्स नहीं होता। ट्रेविकॉम का एक और आदमी होता है जो पीटर के साथ यहाँ पे आया था। उसे उठाकर उसके मुंह में पानी छिड़का जाता है और तब एमी वहाँ पे आती है। उस आदमी को होश आते ही वो सबसे पहले तो एमी को देखकर चिल्लाता है और स्पॉट पे ही मर जाता है। तो कैरन समझ जाती है कि ट्रेविस ने कैमरा तोड़ने वाले उस रूप का जो इमेज दिखाया था वो ग्रे कलर का गोरिल्ला जैसा लग रहा था, शायद उसी को देखकर ये आदमी डरा हुआ था, इसीलिए एमी को देखकर वो फिर डर कर मर गया। तो कैरन मुंड्रो को बताती है हम जिस जगह पे जाने वाले हैं वहाँ एक ग्रे गोरिल्ला है जिसने हमारी कंपनी के आदमियों को मार डाला। पर मुंड्रो
उसकी बातों का यकीन नहीं करता और कहता है कि ग्रे कलर का गोरिल्ला होता ही नहीं। खैर दोस्तों, ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। अब रास्ते में एक नदी आती है तो इनको राफ्टिंग करके उस पार करना पड़ता है। शुरू में तो नदी काफी वायलेंट होती है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है। तब हमोल्का बताता है कि मैं असल में यहाँ क्यों आया बताता हूँ तुम्हें। 1000 साल पहले इस प्रदेश पर सोलोमन नाम का राजा राज करता था। उस वक्त यहाँ पे एक शहर हुआ करता था जो कि वक्त के साथ यहाँ दब कर रह गया। उस शहर में दुनिया भर के कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। फिर वो अपनी डायरी के अंदर से एक गोल्ड रिंग निकाल कर दिखाता है और बताता है कि ये सोलोमन के उस शहर में मिला था। इसमें जो आंख का सिंबल है उसी तरह का सिंबल एमी ने अपने कमरे में पेंट किया हुआ था। मुझे तो पक्का यकीन है कि जरूर एमी उस जगह पैदा हुई होगी जहाँ किसी जमाने में सोलोमन का वो पुरातन शहर हुआ करता था और वहीं एमी ने वो सिंबल देखा होगा और इसीलिए वो उसे कागज पे उतार पाई थी। हमें बस एमी को फॉलो करना है और हम खजाने वाले उस शहर में पहुंच जाएंगे और सबके सब फिर माला माल हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर तो मुनरो को यकीन हो जाता है कि हमोल्का जरूर सटिया गया है। वैसे खजाने के पीछे भाग रहा है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ देर के बाद अचानक कैरन के पास जो जीपीएस डिवाइस है उसका सिग्नल कट आउट हो जाता है। फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। रात हो जाती है और ये लोग अभी भी नदी में जा रहे होते हैं। अचानक ऐसे लगता है जैसे पानी के नीचे कोई बड़ा रूप जा रहा है तो सभी अपने गन्स लोड करके तैयार हो जाते हैं। तब वो रूप पानी से बाहर आकर इनकी बोट को काट कर बर्बाद कर देता है। ये लोग गन से उसे शूट करने में लग जाते हैं लेकिन उस रूप पर कोई असर नहीं पड़ता। तब मुनरो छट से एक फ्लेयर जलाकर उस क्रिएचर को भगाने में सफल हो जाता है। अब ये लोग जल्दी जल्दी तट पे आ जाते हैं और पैदल चल रहे होते हैं। अचानक ऊपर एक फ्लाइट उड़ती हुई दिखती है जिसके पीछे का हिस्सा जल रहा होता है। फिर वो फ्लाइट पास ही के जंगल में क्रैश हो जाता है। अब ये लोग बहुत दूर पैदल चलकर आखिर एक बहुत बड़े ज्वालामुखी पर्वत के पास पहुंचते हैं और तब सुबह भी हो चुकी थी। उस पर्वत को देखकर दोस्तों एमी के चेहरे का अलग ही एक्सप्रेशन हो जाता है जैसे कि वो अपने घर वापस आ गई हो। सब उस पर्वत पर चढ़ने लग जाते हैं। एक जगह वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो एमी बताती है यही मेरा घर है। कुछ देर आराम करने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने दो रास्ते आते हैं। मुनरो पूछता है कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। कैरन कहती है कि राइट वाला, लेकिन एमी लगातार इनको लेफ्ट वाले रास्ते पे जाने को कहती है। हमोल्का कहता है कि हमें एमी की बात माननी चाहिए, वही इस जगह को बखूबी जानती है। अब सभी एमी को फॉलो करते हुए लेफ्ट वाले रास्ते पे चलने लगते हैं। वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कल रात जो फ्लाइट क्रैश हुई थी वो वहाँ पे जली हुई हालत में पड़ी होती है। मुनरो अंदर झांकता है पर लगता है फ्लाइट के सभी लोग मर चुके हैं। फ्लाइट को देखकर कैरन समझ जाती है कि ट्रेविस ने कैरन को यहाँ भेजने के अलावा उस खजाने को लूटने के लिए अपने कुछ आदमियों को इस फ्लाइट में भिजवाया था। वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो सामने देखकर बिल्कुल बौखला जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने वाला गोरिल्ला खड़ा होता है। मुनरो पीटर से कहता है कि शांत रहो, गलती से भी भागना मत। गोरिल्ला घुर्राते हुए पीटर के पास आता है लेकिन पीटर बिना हिले डुले उसकी आंखों में आंखें ना डालते हुए सर झुकाकर खड़ा रहता है। फिर गोरिल्ला उसे कुछ देर घूर कर चला जाता है तो पीटर कहता है अच्छा हुआ मुनरो आपने मुझे भागने से मना कर दिया, वरना शायद मैं गोरिल्ला का शिकार बन गया होता। ये कहकर वो मुड़ता है तो मुनरो वहाँ नहीं होता। असल में वो 50 फीट की दूरी पर फैली हुई झाड़ियों से निकलकर सामने आता है और कहता है कि यार पीटर मुझे माफ कर दो, डर के मारे मैं भागकर छुप गया था। इतने में दोस्तों उस गोरिल्ला का परिवार वहाँ पे आ जाता है और वो एमी को देखते हैं। एमी उनको देखकर साइन लैंग्वेज में ऐसे बात करती है जैसे कि वो इंसान है। उनकी कुछ समझ में नहीं आता और वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इनकी टीम का एक आदमी किसी चीज पर पैर रख देता है और लगातार अलार्म बजने लगता है। असल में उसने एक वायर पे पैर रख दिया था तो कैरन उस वायर को निकालकर तुरंत अलार्म ऑफ कर देती है। तब वो इनको बताती है कि हमारी कंपनी की टीम जहाँ भी जाती है इस तरह के अलार्म सेट कर देती है ताकि अगर कोई जंगली जानवर आए तो उन्हें पहले से वार्निंग मिल जाए। मतलब ट्रेविकॉम के लोग यहाँ आए जरूर थे लेकिन फिलहाल वहाँ ना ट्रेविकॉम की टीम नजर आती है और न ही उनकी चीजें। मुनरो का आदमी वहाँ की गुफा में एक होल को देखता है। ये वही होल है दोस्तों जिसके अंदर चार्ल्स का साथी गया और आखिर में एक आंख बाहर आकर पीटर पर गिरी थी। मुनरो का उस आदमी उस होल के अंदर जाता है और सब चेक करके कहता है कि ये जगह सेफ है, सब आ जाओ। सब उसके पीछे चले जाते हैं। वहाँ एक पुरातन मंदिर का एंट्रेंस होता है जहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। हमोल्का तो खुशी से पागल हो रहा होता है कि देखा देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एक पुरातन शहर था, तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, कम से कम अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। और तब उस मूर्ति की आंखों को दिखाते हैं और इन्हीं आंखों को एमी ने अपनी पेंटिंग्स में बनाया होता है। वो एंट्रेंस से अंदर जाते हैं तो सामने आता है एक बहुत बड़ा किला। हमोल्का बताता है कि सोलोमन के आदमियों ने इसी जगह पे डायमंड्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी और आखिर में उन्होंने एक डायमंड सुरंग का पता लगा लिया और उस सुरंग को सबसे छुपाकर सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसके चारों ओर इस किले का निर्माण किया और इस किले के चारों ओर एक बड़े शहर को स्थापित किया। जैसा मैंने बुक में पढ़ा था ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अगर गलती से भी कोई डायमंड चुराने आता है तो सोलोमन के वीर सिपाही उसे तुरंत मार देते हैं। तब मुनरो का आदमी एक और एंट्रेंस को ढूंढ लेता है। ये लोग उस रास्ते से अंदर जाते हैं तो उस किले के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ की दीवारों पर पुरातन काल की कुछ राइटिंग्स होती है जिन्हें पिक्टोग्राफ्स कहा जाता है। इसी बीच एमी कहीं भागती है तो पीटर का दोस्त उसके पीछे जाता है। तब कोई आवाज सुनकर वो मुड़ता है तो ऐसा कुछ देखता है ना कि उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। दूसरी ओर ये लोग किले के अंदर चल रहे होते हैं तो एक जगह पे रास्ता हो जाता है बंद। तब पीटर का दोस्त खून से लथपथ हालात में वहाँ भागा चलाता है और इन्हीं के पास आकर गिर पड़ता है। दूर दोस्तों एक रूप दिखता है जो कि गोरिल्ला है। वो एक सर को इनकी ओर फेंकता है जो कि इनकी टीम के ही किसी आदमी का होता है और वो घुर्राते हुए इनकी ओर भाग कर आता है तो ये लोग उसको लगातार शूट करते हैं। बुलेट लगने से दर्द के मारे वो चीखता हुआ वहाँ से भाग जाता है और तब एमी भी डर कर भाग जाती है और पीटर उसको गले लगाकर शांत करता है। सभी बाहर भाग आते हैं तो इनके सारे आदमी मरे पड़े होते हैं। हमोल्का शौक होता है कि मैंने जिन खूनी गोरिल्लास के बारे में पढ़ा था वो 100% सच निकला। इन्हीं की वजह से यहाँ पे कोई डायमंड्स को हाथ नहीं लगा पाया और अब अंधेरा हो जाता है तो ये लोग इसी जगह पे कैंप करते हैं। लेकिन सेफ्टी के लिए चारों ओर इलेक्ट्रिक फैंस लगा देते हैं जिससे न सिर्फ शॉक लगेगा बल्कि बाहर किसी तरह का मूवमेंट हो तो वो डिटेक्ट करने
करने के लिए सेंसर भी है। इतना ही नहीं, वो कुछ ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी सेट कर देते हैं ताकि मूवमेंट सेंस करने पे खुद ही शूट हो जाए। इस सेफ्टी फेंस के बीच में वो अपना टेंट्स लगाकर लेट जाते हैं। तब एमी पीटर से कहती है सब बुरे गोरिल्लास हैं। सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक एक मशीन गन शूट करने लगता है और फिर कुछ ही देर में अलग अलग पॉइंट्स पर सेट किए हुए मशीन गन शूट करना शुरू कर देते हैं। तब ये लोग रियलाइज करते हैं कि असल में वो गोरिल्लास जानबूझकर इन सेंसर्स को ट्रिगर कर रहे हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि किस तरफ से वो अंदर आ सके। कैरन तुरंत अपने लैपटॉप पर थर्मल स्कैन के जरिए देख पाती है कि इस जगह के चारों ओर कम से कम 15 गोरिल्लास घेरे हुए हैं। ये लोग तुरंत गन्स निकालकर उन्हें शूट करने लग जाते हैं। तो गोरिल्लास फिलहाल तो भाग जाते हैं। इतने में होमोल्का किले की दीवार पर लिखे पिक्टोग्राफ्स को डिकोड कर लेता है और बताता है कि उनमें ये लिखा है कि हमारी नजर तुम पर बनी रहेगी। सुनकर सभी डर जाते हैं। अगली सुबह पीटर को लगता है शॉक, क्योंकि एमी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। और तो और होमोल्का भी गायब होता है। मुनरो कहता है कि एमी जरूर अपने परिवार से मिलने गई होगी, इसलिए उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने साथियों को बचाकर यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। यही सोचकर वो किले के अंदर जाते हैं। वहाँ उन पिक्टोग्राफ्स को देखकर वो रियलाइज करते हैं कि असल में सोलोमन ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए इन खतरनाक गोरिल्लास की पुरखों को पाला था और इंसान से लड़ने के लिए उनको ट्रेन भी किया था। लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि वक्त के साथ वो गोरिल्लास काफी इंटेलिजेंट और स्ट्रांग हो गए और उन्हें जो ट्रेनिंग मिली थी उसी को अपनाकर उन्होंने सोलोमन को ही मार डाला और इस जगह पे वो राज करने लगे। अब प्रेजेंट में ये लोग देखते हैं कि इस जगह पे नॉर्मल गोरिल्लास के स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। अचानक वहाँ पे भूकंप आ जाता है और उस किले के खंभे टूटकर गिरने लगते हैं। इतने में होमोल्का भी आ जाता है और सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। भूकंप आते देखकर एमी अपने गोरिल्ला ग्रुप को छोड़कर कैंप में आकर पीटर को ढूंढने में लगी होती है। दूसरी ओर पीटर की टीम एक गुफा से होकर आगे बढ़ती है तो एक जगह पे इनको नीचे डायमंड्स बिखरे पड़े होते हैं। होमोल्का खुशी के मारे उनको उठाने लग जाता है। तब वो नोटिस करते हैं कि उस गुफा में जगह जगह होल्स है और हर होल में एक खूनी गोरिल्ला खड़ा है। सभी चुपचाप चलने लगते हैं, लेकिन होमोल्का डायमंड्स बटोरने में बिजी होता है और फिर वो गोरिल्लास होमोल्का को घेर लेते हैं। होमोल्का डर के मारे सारे डायमंड्स को गिराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा गोरिल्ला पीछे से उसके कस के मारता है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर सारे गोरिल्लास मिलकर उसे मार मार कर उसकी जान निकाल देते हैं और जैसे ये लोग गोरिल्लास पर शूट करने लगते हैं तो वो इन पर हमला करने लगते हैं। तो वहाँ पे एक एंट्रेंस दिखता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ जियोन नाम का एक बहुत बड़ा ब्लू डायमंड होता है, लेकिन उसको निकालने का रास्ता नहीं होता क्योंकि वो जगह स्केलेटन से भरी पड़ी हुई है और उनके बीच 2 लाशें भी होती है। उनमें से एक लाश होती है चार्ल्स की, जिसने अपने हाथ में एक डायमंड पकड़ा होता है। ये देखकर कैरन तो रोने लग जाती है। तो पीटर उसे दिलासा देता है और कहता है कम से कम तुम यहाँ से जिंदा बचने की कोशिश करो। कहकर वो कैरन को बाहर लेकर आता है, पर हर तरफ गोरिल्लास ही गोरिल्लास होते हैं। और फिर एक बार भूकंप आता है और इस बार तो ज्वालामुखी पर्वत फट जाता है। इस वजह से डायमंड के सुरंग की जमीन फट जाती है और अंदर से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलने लगते हैं। मुनरो तो लगातार गोरिल्लास को शूट कर रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पर उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। तब कैरन को एक आइडिया आता है और वो मरे हुए चार्ल्स के हाथ से डायमंड निकालकर उसके लेजर गन में उसे लोड कर देती है। तो इसी बीच एक गोरिल्ला पीटर को उठाकर अपने झुंड के बीच फेंक देता है। तब एमी वहाँ कूद पड़ती है और सब पर घुराती भी है। तो बाकी सभी गोरिल्लास बौखला जाते हैं। तब एमी उनके बीच जाकर कहती है कि तुम सब बुरे गोरिल्लास हो, भागो यहाँ से। वो इन खूनी गोरिल्लास को पीटर के पास भटकने नहीं देती और तब कैरन लेजर गन से शूट करती है, जिससे एक गोरिल्ला का हाथ कट जाता है। फिर उस लेजर गन से वो शूट करके गोरिल्लास के टुकड़े टुकड़े करने लगती है। मौका पाकर सभी वहाँ से भागने में बिजी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच ज्वालामुखी का लावा बहकर गुफा के अंदर आ जाता है। तब वहाँ के गोरिल्लास बाहर निकलते हैं और बहते हुए लावा में कूदकर चल मरते हैं और अपनी जो टीम है दोस्तों सोलोमन के शहर से बचकर बाहर आ जाती है। और तब उस शहर के चारों तरफ की जमीन में दरार पड़ने लग जाती है। देखते देखते वो जगह अलग होकर जमीन के अंदर जाने लगती है। मुनरो और कैरन बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर और एमी भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बीच की जमीन फट जाती है और वो इस तरफ नहीं आ पाते। वो दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। यहाँ मुनरो और कैरन कैंप साइट पर आकर अपने ट्रांसमीटर से ट्रेविकॉम के सीईओ ट्रेविस को कॉल करते हैं। वो कॉल पे पूछता है कि क्या तुमने डायमंड्स निकाल लिए। कैरन कहती है हाँ डायमंड्स निकाल लिए, लेकिन चार्ल्स मर गया। ट्रेविस कहता है ठीक है तुम डायमंड्स को सेफली लेकर आना। कैरन को दोस्तों बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने अपने चार्ल्स को खो दिया और तुमने अपने बेटे को, पर तुम्हें बेटे की फिक्र नहीं बस डायमंड चाहिए। और ट्रेविस फिर चिल्लाता है कि चार्ल्स के मरने का मातम मनाऊंगा तो क्या वापस आ जाएगा वो। तो कैरन कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा इरादा अपने बेटे को बचाना नहीं बल्कि कुछ और है तो मैं तुम्हारा इतना नुकसान करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी नियत क्या है ये मैं जान चुकी हूँ और मैं जो कर सकती हूँ वो अब तुम देखो। कहकर वो अपने लेजर गन में से उस डायमंड को लोड करती है और लेजर गन में उस सैटेलाइट का लोकेशन फीड करती है, जिसके जरिए वो ट्रेविस के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। फिर उस गन से वो सीधे आसमान में घूम रहे सैटेलाइट को शूट कर देती है और इसी के साथ ट्रेविस की कंपनी यानी ट्रेविकॉम के सारे प्लान्स चौपट हो जाते हैं। पीटर किसी तरह लावा से बचकर निकल आता है, लेकिन एमी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। और तब एक जगह एमी उसको दिख जाती है। वो भागकर उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। एमी बार बार कहती है कि अच्छे गोरिल्लास अच्छे गोरिल्लास। पीटर मुड़कर देखता है तो पता चलता है यहाँ उन खूनी ग्रे गोरिल्लास के अलावा कुछ नॉर्मल गोरिल्लास भी हैं, जिन्हें एमी ने पहचान लिया कि यही उसका परिवार है। उन्हीं को वो अच्छे गोरिल्लास बता रही थी। अब आंखों में आंसू लिए एमी पीटर से विदा करके अपने परिवार के साथ चली जाती है। पीटर की टीम उस येलो बॉक्स का पता लगा लेती है जिसमें एयर बलून रखा होता है। उस एयर बलून में चढ़कर वो उस ज्वालामुखी से दूर उड़ने लग जाते हैं। और इसी के साथ कॉन्गो नाम की ये सर्वाइवल मूवी होती है खत्म दोस्तों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी